सोशल मीडिया पर बॉल्डनेस और हेयर लॉस को लेकर ऐसे मीम्स आपने जरूर देखे होंगे और सच कहूं तो ऐसे मीम्स सारे लड़कों को बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी लगते हैं। जैसे ये वाला देख लो। अच्छे बाल किसको अच्छे नहीं लगते? कोई एक बार बालों की जरा सी तारीफ कर दे तो आदमी फूले नहीं समाता है। लेकिन आज के समय अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेन की हालत कुछ ऐसी हो गई। इंडियन मेन अपने 20s में ही हेयर लॉस और बॉल्डनेस से परेशान हो चुके हैं। यूजुअली जो काम 50s 60s की उम्र में होना चाहिए था वो आज के टाइम पर 20s में ही एकदम कॉमन हो गया है। गंजेपन की वजह से लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, कुछ की होते होते टूट जा रही है और कुछ पे तो इस वजह से FIR तक हो गई है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देख लो। और पति के साथ कमरे में अकेली थी, तभी अचानक वो सच सामने आया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। पति के जो बाल अब तक उसके सिर पर दिख रहे थे। और ये कोई इकलौता ऐसा केस भी नहीं है, ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अरे ऑनलाइन छोड़ो, अपने आसपास हम सब ऐसे किसी न किसी आदमी को जानते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अर्ली एज में हेयर लॉस और बॉल्डिंग इस समय भारत में एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस वजह से इनसिक्योर फील करते हैं, बाहर जाने में उनको शर्म आती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन तक हो जाता है। और इसीलिए गंजापन छुपाने के लिए मार्केट में नए नए टाइप के हेयर स्टाइल आते रहते हैं। और ये इशू सिर्फ लड़के फेस नहीं करते, लड़कियों में भी हेयर लॉस या हेयर थिनिंग एक काफी बड़ा इशू बनता जा रहा है। इसीलिए भारत के लोगों में इतने कम एज में हेयर लॉस क्यों हो रहा है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्या इसको रिवर्स करना पॉसिबल है, और अगर ऐसा है तो आखिर कैसे? ये सब एकदम आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये है हेयर एक्सप्लेन्ड बाय त्राया। ये एक नया चैनल है जहां हम हेयर साइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें अपने बालों के लिए। देखो, इस मुद्दे पे डीप डिस्कशन में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बॉल्डनेस या गंजापन होता क्या है। और इसी को समझने के लिए मैंने काफी रिसर्च करी, अपने आसपास के लोगों से कंसल्ट करा और बात करी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रितिका से, जो हेयर एंड स्किन के एक्सपर्ट है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि बॉल्डनेस मतलब है एकदम से बाल झड़ गए और काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर रितिका से पूछा कि ये गंजापन या बॉल्डनेस एग्जैक्टली होता क्या है, कितना हेयर फॉल नॉर्मल होता है और कब ये हेयर फॉल बॉल्डिंग का साइन बन जाता है। बिटवीन 50 to 150 strands ऑफ हेयर यदि एक दिन में गिर रहे हैं, दैट इज टिपिकली कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन जब इससे ज्यादा आपका हेयर फॉल होने लगता है 150 to 100 और अबव, then it is a cause for concern and it definitely warrants कि आप मेडिकल ओपिनियन जो है उसे सीख कीजिए। हम पैटर्न हेयर लॉस को पैटर्न हेयर लॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जो हेयर फॉल है इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। तो मेल्स के केस में हमें जो टेम्पोरल एरिया है वहाँ से रिसीडिंग सबसे पहले दिखनी शुरू होती है, फिर देन स्टार्ट होता है क्राउन एरिया एंड देन देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ दीज एरियाज, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट पैटर्न। फीमेल्स के केस में जनरली क्या होता है, मिड लाइन से आपका थोड़ा सा हेयर थिनिंग शुरू होती है एंड देन इट प्रोसीड्स टू द साइड्स, so that is why we refer to it as pattern hair loss। देखो, बॉल्डनेस मेजरली दो टाइप का रहता है। अचानक से अगर आपका वेट लॉस होने लगे, कोई बड़ा टेंशन आ जाए, स्ट्रेस में हो, बीमारी है, एकदम से डाइट बिगड़ गई है, गट प्रॉब्लम आ गई है, तो 2-3 महीने में अगर आपके ढेर सारे बाल एक साथ झड़ जाए तो ये होता है टेम्परेरी हेयर लॉस। इसमें जो स्कैल्प और बाल की जड़ें रहती हैं वो जिंदा रहती हैं, और इस वजह से अगर जो आपका हेयर लॉस हो रहा है उसे डिटेक्ट करके आपने फिक्स कर लिया तो टेम्परेरी हेयर लॉस पूरी तरह से रिवर्सिबल है, मतलब आपके बाल जो है वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हेयर लॉस है इसको रिवर्स करना भी मुश्किल है और ये होता भी डिफरेंट टाइम से। इसका प्रोसेस काफी स्लो रहता है, बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, फिर लेंथ में छोटे होते होते इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है जब बाल आने ही बंद हो जाते हैं, और इसी को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी पैटर्न बॉल्डनेस। हमारा जो बाल होता है हेयर फॉलिकल, उसका ग्रोथ का और शेडिंग का एक साइक्लिक पैटर्न होता है, राइट। मेजॉरिटी जो सबके सर में बाल होते हैं दे आर जनरली इन द ग्रोइंग फेज, राइट, एंड अ स्मॉल परसेंटेज इज इन द शेडिंग फेज। नाउ क्या होता है कि हमारा जो हेयर फॉलिकल है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे जाके आपका जो DHT है, इट इज़ एसेंशियली अ हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। सो आपका जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है वो जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एंड जब रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इस हार्मोन के लिए, तो आपका जो हेयर फॉलिकल जो ग्रोथ फेज में होना चाहिए एसेंशियली, वो उस फेज से धीरे धीरे
शेडिंग फेज में पुश होने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को हम मिनिएचराइजेशन बोलते हैं, विच एसेंशियली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पैटर्न हेयर लॉस। देखो, जो परमानेंट बॉल्डनेस है इसमें आपसे ज्यादा आपके जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। 80% केसेस में ऑलमोस्ट जेनेटिक्स की वजह से परमानेंट बॉल्डनेस होती है। इसीलिए आप कभी नोटिस करके देखना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बाल उतने साफ नहीं रहते, कोई हेयर केयर का रूटीन नहीं होता है, खाने पीने का प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, पर उनके बाल एकदम घने काले और लंबे रहते हैं। 50s 60s में भी हेयर लाइन वैसे की वैसी रहती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो महंगे महंगे हेयर प्रोडक्ट लगाएंगे, सप्लीमेंट लेंगे, सीरम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अपनी अर्ली 20s में ही हेयर फॉल से परेशान हो जाते हैं। हेयर लाइन छुपाने की इनको नौबत पड़ जाती है। देखो, आसान भाषा में अगर देखें तो सर पे जो बाल उगते हैं उनकी जड़ में छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉलिकल्स। अब ये फैक्ट्रीज सबकी सेम नहीं होती है, कुछ लोगों में बहुत स्ट्रांग होती हैं और कुछ लोगों में थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और यही सेंसिटिविटी डिसाइड होती है आपके जीन से। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, आप सब जानते हो। इसी टेस्टोस्टेरोन का एक बाई प्रोडक्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसे बोलते हैं DHT। नॉर्मल लोगों में DHT एक नॉर्मल चीज है, पर जिन लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं उनके हेयर फॉलिकल्स DHT को देखकर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आपके पापा या दादा के बाल जल्दी झड़ गए थे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। वुमेन भी ये जीन्स इनहेरिट कर सकती हैं, बस उनमें पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज्यादातर केसेस में कंप्लीट बॉल्ड पैचेस नहीं बनते, क्राउन एरिया से थोड़ी थोड़ी थिनिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात होती है कि आप इसमें ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो। जीन्स को डिलीट करना या रीराइट करने की टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास आई नहीं है, लेकिन आप जो कर सकते हो वो है कंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करना, जैसे आपका खाना पीना। देखो, हमारे पूरे शरीर में बाल एक ऐसा टिश्यू है जिसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। मतलब अच्छे हेयर मेंटेन करने के लिए बॉडी को काफी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। अब भारत में हमारा ट्रेडिशनल खाना मोस्टली कार्ब हैवी होता है, मतलब चावल, रोटी, सब्जी, यही सब लोग खाते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगातार आपके खाने में से गायब रहते हैं। ऊपर से फास्ट फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस चीजें, ऑयली, सॉल्टी, एक्स्ट्रा शुगरी, फैट वाला खाना, ये सब रोज का रूटीन बन चुका है। घर से निकलते स्ट्रीट फूड का ठेला दिख जाता है और फिर उसके साइड में लग के जब तक तला हुआ मसालेदार खाना चटनी और सॉस में डुबा डुबा के उंगलियां चाट चाट के पेट में ना जाए, तब तक लगता ही नहीं कि आज हमने कुछ किया है। कुछ लोगों को तो घर का खाना हजम होना ही बंद हो गया है। घर में बैठे बैठे जब जो मन किया 10 मिनट में मंगवा लिया। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स के नाम पर डब्बों में भर भर के वही फ्राइड नमकीन रखा जाता है। सुबह शाम जब मन किया निकाल के डकार गए। इन सब से स्वाद तो आ जाता है, पेट भी भर जाता है, पर शरीर को जो चाहिए बस वो नहीं मिल पाता है। और इसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बालों पे पड़ता है। बालों का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है केराटिन, जो प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन इंटेक कम होने का सीधा मतलब होता है कि शरीर में हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स की कमी पड़ गई है। आयरन की कमी से होता है अनीमिया, और अनीमिया का एक क्लासिक सिम्टम होता है हेयर फॉल, और स्पेशली भारत की महिलाओं में ये बहुत ज्यादा कॉमन देखा जाता है। जिंक जो होता है वो हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर और रिकवरी में हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है तो आपके हेयर की जो रूट्स हैं वो वीक हो जाती है। बायोटिन एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो ग्रोथ साइकिल को मेंटेन करता है। बायोटिन की कमी भी डायरेक्टली हेयर ग्रोथ को इंपैक्ट करती है। इसके अलावा भारत में विटामिन B12 की कमी तो सबसे ज्यादा कॉमन है। B12 की कमी की वजह से बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, जिससे टेलोजेम इफ्यूवियम होता है, यानी कि अचानक से बहुत सारे बाल एक साथ रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिससे इवेंचुअली हेयर फॉल बढ़ता जाता है। फिर जब मन चाहा मील स्किप कर दिया, खाली पेट में सिर्फ लोग चाय और कॉफी पे पूरा दिन निकाल देते हैं। इसी तरह की आदतें ब्लड शुगर और हार्मोन्स को डिसरप्ट करती हैं। जब बॉडी को लगता है कि फूड सप्लाई अनरिलायबल है तो शरीर हेयर ग्रोथ जैसे नॉन एसेंशियल काम को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। इसीलिए कई बार आप नोटिस करना, लोग बोलते हैं कि अरे भाई मैं सब कुछ तो खा रहा हूं फिर भी बाल गिर रहे हैं। अक्सर इसका मतलब होता है कि आप शरीर में सिर्फ कैलोरीज भर रहे हो, शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे। और इसी का नतीजा है आज भारत में लगभग 66% लोगों के शरीर में किसी ना किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। इन सब के ऊपर आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो कितना हेक्टिक हो गया है। एकेडमिक प्रेशर है, एग्जाम्स है, पेरेंट की किचकिच से आप बाहर निकले सीधे कॉर्पोरेट जॉब्स और हसल कल्चर के ट्रैप में जाके गिर पड़े। बॉसेस चाहते हैं कि 25-30 हजार की सैलरी में आदमी 70-80 घंटे काम करता हुआ दिखाई दे, और हर 2-4 दिन में नए डेडलाइन आ जाते हैं। फिर इतना सब करने के बाद सोशल मीडिया खोलो तो पता चलता है कि लोगों को 1 करोड़ का पैकेज लग गया है, वो तो बंदा यूएस चला गया है। 17-18 साल के लड़के स्टार्टअप बना के करोड़पति बन गए, पॉडकास्ट पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, लाखों के टी शर्ट को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। और ऐसे दूसरों का ओवर ग्लोरीफाइड हसल देख के अंदर ही अंदर एंजाइटी होती है। बंदा फील करने लगता है कि यार
कहीं मैं ही तो पीछे नहीं रह गया हूँ। और इन सब के ऊपर आता है जल्दी जल्दी शादी करके सेटल होने का अननेसेसरी प्रेशर। घर वाले भी इसी को जिंदगी का मकसद बना देते हैं। ऐसे में 24-25 साल का लड़का आखिर क्या करेगा? और यहीं से उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसीलिए जेनजीज जो मोस्टली अभी अपने 20s में है, ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड जनरेशन में आते हैं। और इसीलिए इन लोगों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम इतना सीवियर दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेस या डिप्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन बालों से होता है। देखो, हेयर साइकिल्स नॉर्मली 3 फेजेस में डिवाइड होता है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। बॉडी में स्ट्रेस आता है कॉर्टिसोल हार्मोन के स्पाइक से, और हाई कॉर्टिसोल का मतलब होता है बाल ग्रोथ का फेज, यानी कि जो एनाजन है उसको छोड़कर प्रीमेच्योरली टेलोजन में चले जाते हैं। इससे 2-3 महीने के अंदर अचानक से हेयर फॉल बढ़ जाता है। पिलो पे, बाथरूम फ्लोर पे, कंघी करते वक्त हर जगह सिर्फ बाल ही बाल नजर आने लगते हैं। एक तो वैसे ही स्ट्रेस है, ऊपर से ये देख के स्ट्रेस और बढ़ जाता है कि अरे मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, और इस बढ़ते हुए स्ट्रेस से बाल और ज्यादा झड़ने लगते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस है वो आपके ब्लड वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरे ऑर्गन्स में डाइवर्ट हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी आजकल कम हो गई है। दिन में आदमी 10-10 घंटे पहले डेस्क पे बैठ के काम करता है, फिर बेड पे पड़े पड़े घंटों तक फोन चलाता रहता है। दिन हो या रात हो, डूम स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होती है। और इन सब से स्कैल्प तक ऑक्सीजन, आयरन, अमीनो एसिड वगैरह बहुत कम पहुंचते हैं, जिससे बाल पतले और वीक होने लगते हैं और इसीलिए टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर कई लोग कहते हैं यार बहुत स्ट्रेस हो गया, एक जरा सुट्टा मार लेता हूं। कोई इसमें दारू पीने लगता है। और ये हेयर हेल्थ के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। निकोटिन ब्लड वेसल्स को और ज्यादा नैरो कर देता है। अल्कोहल जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। और वेपिंग तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसके केमिकल से सीधा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और ये सब कुछ आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करता है। सो यदि हम स्मोकिंग और वेपिंग की बात करें तो उसमें जो कंपाउंड निकोटीन होता है दैट विल कंस्ट्रिक्ट योर ब्लड वेसल्स, सो जिसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। अब अपने देश में पीने के पानी तक तो सीवर का पानी मिला जा रहा है, तो बाल धोने के लिए आपको अच्छा पानी मिल जाए तो आप काफी लकी इंसान हो। अब एक आध बार बाल खुजाने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब दिन भर आप बाल खुजाते रहते हो तो लॉन्ग टर्म में बालों का क्या हाल होता है ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा इस तरह के मीम्स आपने जरूर देखे होंगे। 16-17 की उम्र में बालों में जेल लगा के स्टाइल मारना बड़ा कूल लगता था, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि ना किसी से झगड़ा है ना किसी से फाइट, 9 बजे मिनॉक्सिडिल, 10 बजे गुड नाइट। ट्विटर खोल के देखो तो आज भी लोगों 10 साल पुराने जो जेल लगाने वाला एरा था उसको रिग्रेट करते हुए दिख जाएंगे। देखो, खराब हेयर प्रोडक्ट्स आपको डायरेक्टली बॉल्ड नहीं बनाते, पर ये चीजें एक्सेलरेटर का काम करती है। और आसपास लेयर बना देता है। और दूसरा, ये अलग अलग टेक्निक्स और हेयर स्टाइल्स की वजह से स्पेशली महिलाओं में ट्रैक्शन एलोपेशिया का खतरा बढ़ता जाता है। इसके अलावा ज्यादातर शैम्पू और कंडीशनर ब्रांड से क्लेम करते हैं कि जो हेयर फॉल है वो इसको एकदम खत्म कर देंगे, लेकिन इसकी रियलिटी काफी अलग रहती है। इसको लेकर मैंने डॉक्टर रितिका से पूछा कि हम लोग जो ज्यादातर शैम्पू के एड्स देखते हैं उनमें से अक्सर हेयर फॉल कंट्रोल का क्लेम दिखाई देता है, पर सवाल ये है कि क्या ये सब मार्केटिंग गिमिक है या शैम्पू सच में हेयर फॉल रोकने के लिए काम करते हैं? हमारे लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो शैम्पू है that behaves as an adjunctive treatment। इसका क्या मतलब होता है कि हम जो मेन ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्लिनिक के भीतर, in addition to that, shampoos can have a beneficial role, but it will not be the main modality of treatment। आइडली जो हेयर प्रोडक्ट्स का काम है वो स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी रखने का रहता है, लेकिन हार्श क्लेंजर, सल्फेट्स और खासकर जो अल्कोहल हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को खत्म कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली स्कैल्प का जो माइक्रोबायोम है वो डैमेज हो जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इन सब चीजों से हम खुद को बचाएं कैसे? देखो, जेनेटिकली जो बॉल्डिंग होता है उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रॉपर केयर, लाइफस्टाइल और डाइट वगैरह ठीक करके जितना हो सके उसको डिले कर सकते हो, और उतना ही आपके हाथ में है। लेकिन इसके अलावा जितने भी टाइप के हेयर लॉस या बॉल्डिंग है ये सारे रिवर्सिबल है। 20 से 22 की एज में जब पहली बार हेयर फॉल नोटिस करना शुरू करते हैं तब मोस्टली लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। फिर 27-28 आते आते जब तक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। इसीलिए जैसे ही आपको लगे कि बाल ज्यादा गिर रहे हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और जो टेस्ट होते हैं वो करवा लो। इन टेस्ट के जरिए पहले फिगर आउट करो कि बाल आखिर गिर क्यों रहे हैं, उसके बाद रूट कॉज को ट्रीट करो। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोस के शर्मा जी के बहुत सारे नुस्खे बताएंगे, हो सकता है 1-2 आपके लिए बालों के लिए अच्छे भी हो, लेकिन सीरियस हेयर फॉल के केस में इन सब से उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट करवाना और सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना
बेहद जरूरी है। दूसरा यह है कि अपने डाइट को ठीक रखो। हेयर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिच खाना खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, चिकन, फिश, और अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ रेगुलर खाते रहो। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, स्प्राउट्स, ये सब आप डेली ले सकते हो। फिर काफी लोगों को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसे गट प्रॉब्लम होती है, जिससे न्यूट्रिएंट शरीर में प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं हो पाते और ऐसी सिचुएशन में भी हेयर फॉल होने लगता है। इसीलिए गट इश्यूज हैं तो सबसे पहले उसको ठीक रखो। बाल झड़ना हो सकता है आपके अपने आप बंद हो जाए। और नींद के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से बताने की जरूरत है। दिन में कम से कम 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट भी आजकल काफी पॉपुलर हो गया है। लोग टर्की जाके ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, ये सोचकर कि पता नहीं क्या ही जादू है वहां पर। मैं साफ साफ बता दूं कि ये एक मिथ है। और अगर आप ट्रांसप्लांट करवा भी रहे हो तो ये याद रखना जरूरी है कि आपके एक्सपेक्टेशन रियलिटी बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं है। ये बस एक इल्यूजन की तरह है जो बॉल्ड पैचेस को ढक देता है। एकदम घने काले नेचुरल बाल इससे नहीं उगते हैं। एंड में मैं यही कहूंगा कि देखो, ये चीजें आज के टाइम पर काफी कॉमन होती जा रही हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने 20s में हेयर लॉस को फेस कर रहे हो तो इनसिक्योर फील करने की बजाय ट्रीटमेंट पर फोकस करो। सोशल स्टिग्मा फील होना, शर्म आना, ये चीजें हमेशा रहेंगी, लेकिन आप इसका कुछ कर नहीं सकते हो। इसीलिए अपने लिए सिचुएशन को बेटर कैसे कर सकते हो उस पे फोकस करो। आई होप आपको इस मेरी नई सीरीज से अर्ली एज में हेयर लॉस और बॉल्डिंग के प्रॉब्लम के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। जो मैंने सोल्यूशन बताया उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना। और अगर आप किसी भी हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं और त्राया की टीम मिलकर ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।